नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जापान के रीयूजेबल रॉकेट के बारे में। जापान एक ऐसा देश अब बन चुका है जो कि रीयूजेबल रॉकेट क्लब में शामिल हो गया है। हाल ही में एक दो दिन पहले ही चाइना के द्वारा ये कारनामा किया गया था। चाइना जो है उसने स्पेस एक्स के बाद एक ऐसा रॉकेट बनाया जो रॉकेट आसमान में जाकर वापस लैंडिंग कर सकता है, यानी पृथ्वी पर वापस आ सकता है, जिन्हें हम रीयूजेबल रॉकेट कहते हैं, पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान। ऐसा ही एक रॉकेट का सफल परीक्षण आज जापान के द्वारा भी किया गया है। यह सफलता अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि रीयूजेबल रॉकेट अभी तक दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों या चुनिंदा कंपनियों के द्वारा ही विकसित किए गए हैं। अगर हम बात करें ऑपरेशनल फेज में, तो दुनिया में सिर्फ स्पेस एक्स ही एक ऐसी कंपनी है जो इसका उपयोग करती है, या फिर अमेरिका की ब्लू ओरिजन और एक दो कंपनी और हैं जो इस पर काम कर रही हैं। अगर कंट्री लेवल पर हम बात की जाए तो इसमें भारत काफी यानी डेवलपमेंट फेज में और जो काम कर रहा है, प्रोटोटाइप जो है उसके इस टाइप से उन्होंने भारत ने विकसित किया है, उसके कुछ परीक्षण भी किए हैं। जापान उस कैटेगरी में एक जुड़ गया है देश। लेकिन सबसे बड़ी जो सफलता हासिल की गई वो चाइना के द्वारा। चाइना का जो एक तरीके से हम कहेंगे जो टेस्ट था वो अपने आप में यूनिक था, जो स्पेस एक्स से भी अलग था। तो आज के सेशन में हम रीयूजेबल रॉकेट्स क्या होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। रीयूजेबल रॉकेट तकनीक के क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, किस स्तर पर सफलता हासिल कर चुके हैं, उनकी बात करेंगे। रीयूजेबल जो रॉकेट्स होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी बाकी के जो या कहें हम सामान्य जो रॉकेट है उनसे किस तरह से अलग होती है, डिफरेंट होती है, क्या उसमें जटिलताएं होती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रीयूजेबल रॉकेट का मकसद क्या है, यानी क्यों ये रॉकेट बनाए जा रहे हैं। दुनिया के जो तमाम देश हैं, तमाम अंतरिक्ष एजेंसी हैं, वो इस पर लगातार काम कर रही हैं, भारी भरकम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, इन सब पर हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हैं ये जापान के रॉकेट की है, आरबीएक्स की, जिसे हाल ही में लगभग 40 सेकंड के आसपास के टाइम अंतराल के दौरान स्पेस में यानी 10 मीटर की ऊंचाई तक लगभग ले जाया गया और फिर इसे वापस पृथ्वी पर सुरक्षित लाया गया। हालांकि ये एक छोटा एक्सपेरिमेंट है, एक प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट है रॉकेट का जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के द्वारा। लेकिन ये महत्व इसलिए रखता है कि यह शुरुआत ही नींव है आगे आने वाले रीयूजेबल जो ऑपरेशनल रॉकेट होंगे उनकी। तो जापान ने एक तरीके से इसकी शुरुआत कर दी है। स्पेस माइलस्टोन फॉर जापान एज इट सक्सेसफुली लॉन्चेज लैंड्स रीयूजेबल रॉकेट। अब देखो सुनो, यहां पर एक चीज समझिए कि अभी तक जो रीयूजेबल रॉकेट हैं वो एलन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके द्वारा कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, यानी उसको इस क्षेत्र में पारंगत हासिल है, यानी पूरी तरीके से वो इस तकनीक को हासिल कर चुके हैं। एक्चुअल में रीयूजेबल रॉकेट का मतलब क्या है वो समझिए आप, और इसका उद्देश्य क्या है वो भी समझिए। होता क्या है कि जब हम कोई भी स्पेस मिशन पर काम करते हैं, कोई भी स्पेस मिशन पर कोई भी देश अगर काम कर रहा है, तो उसमें मोटे तौर पर क्या क्या चीजें होती है। एक तो अर्थ पर यानी पृथ्वी पर जो स्पेस एजेंसी है वो इसके बारे में इन्वेस्ट यानी रिसर्च करती है, इस पर बहुत सारा पैसा खर्च करके बहुत सारी वैज्ञानिकों की टीम लगाकर जो वर्क फोर्स है उसको लगाती है। तो इसमें जो एक खर्चा आता है वो होता है। दूसरा इसका पार्ट होता है सैटेलाइट बनाने में खर्चा होता है, और तीसरा होता है रॉकेट, यानी जो रॉकेट बनाया जाता है उसमें। अगर ये मैं स्पेस मिशन की बात कर रहा हूं, एक स्पेस मिशन पर टोटल 3 भागों में खर्चे को आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी पृथ्वी पर आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो, एक सैटेलाइट बनाया और एक रॉकेट बनाया। अगर आप इस टोटल जो इसमें आपने एक्सपेंडिचर किया है यानी खर्चा किया है, उस टोटल खर्चे की बात करें, जैसे 100 करोड़ मान लो आपने किसी प्रोजेक्ट पर लगाए हैं, तो इस 100 करोड़ में से 70 करोड़ रुपए आपके केवल रॉकेट पर लगते हैं। बाकी के 30 करोड़ में ये सब कुछ होता है। 70% के आसपास जो खर्चा है वो किस पर होता है, रॉकेट पर। और इन रॉकेट्स की जो सबसे बड़ी कमी है या ड्रॉबैक मान सकते हैं तकनीक की, कि ये रॉकेट जब ऊपर जाते हैं तो सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित कर देते हैं, लेकिन ये रॉकेट वापस नहीं लौट पाते हैं।
वापस नहीं लौट पाते, यानी हवा में ही इनके जो पार्ट्स हैं वो नष्ट होते चलते हैं, अलग होते जाते हैं, और हवा में वायुमंडल में जो धूल के कण हैं या फिर जितने भी अवरोधक पदार्थ हैं उनसे टकराकर घर्षण के कारण धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जो स्पेस डेब्रिस है, यानी जो कचरा है, अंतरिक्ष कचरा, उसके रूप में इनके पार्ट्स घूमते रहते हैं। कुल मिलाकर यह है कि आपका 70 करोड़ का जो बजट था, इसमें एक बार की फ्लाइट में खत्म हो गया। तो यहां पर दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसी इस जुगाड़ में लगी हुई हैं कि कैसे भी करके ये जो रॉकेट हैं इनको इस तरीके से विकसित किया जाए कि ये सैटेलाइट को लॉन्च करें, स्थापित करें उसकी ऑर्बिट में, और वापस पृथ्वी पर लौट आए। जैसे कि आप किसी भी व्हीकल में बैठते हैं, एक व्हीकल बस मान लीजिए, बस आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है और फिर वापस उसी जगह पर आती है, फिर दोबारा से यात्रियों को लेके जाती है। तो वैसे ही अगर ऐसा किया जाए तो ये जो कॉस्टिंग है वो काफी कम हो सकती है। अनुमान के तौर पर लगभग मान के चलिए 10 गुना कीमत कम हो सकती है, यानी 100 करोड़ का जो बजट है वो 10 करोड़ या 20 करोड़ के आसपास आ जाएगा। और इसमें स्पेस एक्स ने महारत हासिल की है, इसीलिए दुनिया के तमाम देशों के जो सैटेलाइट्स हैं उनको सबसे कम कीमत में स्पेस एक्स भेजने का दावा करता है। और स्पेस एक्स खुद भी लगातार इतने सारे सैटेलाइट हजारों की संख्या में भेज चुका है, वो इसी के कारण, क्योंकि उसके पास में ये तकनीकें मौजूद हैं। तो बाकी के देश भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जापान की, फिर हम कंपैरिजन भी करेंगे और उन तमाम तकनीकों के बारे में बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। पहले खबर को सुन लीजिए। जापान ने रीयूजेबल रॉकेट के क्षेत्र में ये पहला कदम है जापान का, यानी इसने अभी जापान ने अपना एक प्रोटोटाइप रॉकेट बनाया। ये रॉकेट आप देख सकते हैं, जापान की कंपनी है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इस जाक्सा के द्वारा, जो कि स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा ये रॉकेट बनाया गया और इस रॉकेट को लिफ्ट ऑफ और लैंडिंग का परीक्षण इनके द्वारा किया गया है। मतलब इसको हवा में उड़ाया गया और उड़ाकर फिर वापस पृथ्वी पर सुरक्षित लाया गया। इस प्रोटोटाइप रॉकेट का पहला ये परीक्षण है जो यहाँ पर सफलतापूर्वक किया है। इसकी तुलना एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके रॉकेट से की जा रही है। क्यों की जा रही है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये परीक्षण कहां पर हुआ ये भी देख लीजिए। जापान का एक प्रांत है जिसका नाम है अकिता प्रांत, वहां पर एक जगह है नौशीरो और परीक्षण केंद्र है इनका, वहां पर यह परीक्षण किया गया। ठीक है, अब देखो यहां एक चीज समझिए आप कि जो सामान्य रॉकेट होते हैं और ये रीयूजेबल रॉकेट होते हैं, इनमें तकनीकी रूप से क्या अंतर होते हैं, विशेष अंतर। वैसे तो रॉकेट ही हैं दोनों, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो सेम ही होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट या फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए हर देश इनको अभी तक विकसित नहीं कर पाया है। पहली पहली चीज समझिए आप, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं थ्रोटल प्रोसेस। और थ्रोटेबल अगर आपके पास में इंजन है तो आप रीयूजेबल रॉकेट बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि जो सामान्य रॉकेट होता है, सामान्य रॉकेट, हर रॉकेट के आपको पता है किसी के 3 चरण होते हैं, किसी के 4 चरण होते हैं, यानी रॉकेट की संरचना को ऐसे डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक चरण में इंजन लगे होते हैं। जैसे कि भारत का पहला जैसे रॉकेट है भारत का, हम पीएसएलवी की बात करें या जीएसएलवी की बात करें, तो सॉलिड बूस्टर मोटर लगाई जाती है, फिर विकास इंजन लगाया जाता है द्रव ईंधन के लिए, फिर क्रायोजेनिक इंजन लगाया जाता है। जीएसएलवी में 3 चरण है, तो यहाँ अलग अलग इंजन होते हैं। जैसे ही रॉकेट उड़ान भरता है तो ये जो सामान्य इंजन होते हैं ये अपनी पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ लगातार काम करते हैं। यानी इनकी जो पावर होती है, टोटल पावर जो इंजन के पास होती है, उस पूरी पावर के साथ में ये इंजन काम करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉकेट की स्पीड है वो इस पावर के अकॉर्डिंग क्या होगी, मेंटेन होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पावर को 100% से 70% कम किया जाए या फिर इसको और बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसा सामान्य इंजन में नहीं होगा। उसके लिए आपको थ्रोटल प्रोसेस वाले थ्रोटलेबल इंजन जो हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि रीयूजेबल जो रॉकेट होते हैं उनमें थ्रोटेबल इंजन लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पावर को कम या ज्यादा करना है, रॉकेट की स्पीड को कम या ज्यादा करना है, तो ये इंजन यहां पर कार्य करते हैं। दूसरी जो तकनीक है वो ये है कि जो ये रॉकेट जा रहा है ये हवा हवा के झोंकों से, क्योंकि यहां पर अंतरिक्ष में वायुमंडल में हवा बहुत तेज हो सकती है, जो विंड है वो हो सकती है, हवा के तूफान आ सकते हैं।
तो उस समय इसकी जो डायरेक्शन है वो हो सकता है इधर उधर हो जाए, झुक जाए। तो उस समय यहाँ पर जो नोजल होता है, ये नोजल क्योंकि यही थ्रस्ट पैदा कर रहा है, इस नोजल को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसको इधर उधर मोड़कर इसको सीधा रखा जाए, सीधा रखा जाए। तो थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल बोलते हैं इसको। और इस तकनीक के माध्यम से, नोजल के माध्यम से हमेशा रॉकेट को एक सीधी मात्रा में रखा जाता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर जो सेंसर फ्यूजन और एवियोनिक्स होते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि रॉकेट में एक तो इसकी ऊंचाई नापने के लिए जो रडार ऑल्टीमीटर होता है वो होता है, जायरोस्कोप, जीपीएस सिस्टम, ये सब बहुत एडवांस लेवल के होते हैं जो हर सेकंड में हजारों बार डेटा को प्रोसेस करते हैं और जो कंप्यूटर है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर, उसको सिग्नल देते हैं ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है शॉक एब्जॉर्बिंग लैंडिंग गियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब ये रॉकेट ऊपर जा रहा है तो सामान्य रॉकेट की तरह ही जा रहा है, लेकिन यहां हवा में जब लौटेगा तो वापस कुछ समय के लिए स्थिर भी रहेगा। उसके लिए आपने क्या किया? होवरिंग प्रोसेस किया। इसको कहते हैं होवरिंग। होवर जो है ये थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल से हो गया यहाँ पर, सॉरी, इससे तो डायरेक्शन चेंज की और कुछ समय के लिए इसको स्थिर रखा, उसको कहते हैं होवरिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसको आगे समझेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ये उतरेगा उतरेगा तो उस समय रॉकेट की डायरेक्शन नीचे है और यहां गुरुत्वाकर्षण बल जो है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वो भी इसे नीचे खींचेगा। तो ये रॉकेट बहुत तेज स्पीड से, और इसका वजन भी बहुत ज्यादा है, पृथ्वी से टकराकर नष्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इसमें शॉक एब्जॉर्बिंग लैंडिंग गियर लगाने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये उतरता है तो इसमें एक तो ये लैंडिंग लेग्स होती हैं, यानी ये जैसे इसके पैर हैं, ये पैर खुल जाते हैं और ये पैर जो हैं वो पहले जमीन से टकराते हैं। इन पैरों के अंदर स्प्रिंग और हाइड्रोलिक सिस्टम लगे होते हैं ताकि जब ये नीचे टकराए तो वो इस तरीके से जंप करे और जो इसका वजन था, जो इसका थ्रस्ट था, फोर्स जो लग रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर सके, सॉक कर सके, सोख सके, यानी उसको कम कर सके। तो ये जो रॉकेट का मेन स्ट्रक्चर है वो सुरक्षित बच जाता है। तो ये जो तकनीकें हैं, ये विकसित करना रीयूजेबल रॉकेट में अपने आप में बहुत टफ होता है। अब जापान ने ये प्रोसेस कैसे किया, उस पर एक नजर डालिए। सबसे पहले एक चीज एक आप अपने दिमाग में समझ लीजिए ताकि समझने में आसानी रहेगी कि देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे वजन के बराबर होता है। हमारे जैसे कोई वस्तु है जिसका वजन है W=mg, हम कहते हैं मास इंटू ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वाकर्षण, उसके मल्टीप्लाई के बराबर। तो ये तो इसको नीचे खींच रहा है, लेकिन रॉकेट में जो इंजन है उसके अंदर ईंधन जल रहा है, उससे जो थ्रस्ट यानी जो बल पैदा हो रहा है वो इसे ऊपर लेके जा रहा है। अगर आप खुद ही सोचिए कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है और थ्रस्ट कम है तो ये रॉकेट कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा। तो करना क्या पड़ता है? पहले चरण में जापान ने जो किया होगा या कोई भी देश जो करता है कि आपको पहले चरण में थ्रस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, इतना बढ़ाना पड़ेगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़कर, मात देकर ये ऊपर जा सके। तो इसे कहते हैं लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ यानी ये ऊपर उठने लगा। कब उठने लगा? जब थ्रस्ट आपने बढ़ा दिया, किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा कर दिया। ठीक है। अब चूंकि जापान ने ये प्रोटोटाइप टेस्ट था तो ज्यादा ऊंचाई तक इसको लेके नहीं गए, मात्र 10 मीटर की ऊंचाई तक लेके गए थे। 10 मीटर की ऊंचाई तक जब इसको लेके गए तो यहां से अब इसको वापस आना है। तो वापस आने से पहले कुछ समय के लिए रॉकेट हवा में स्थिर करना पड़ता है। हवा में स्थिर कब होगा? जब थ्रस्ट और इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाए। जब दोनों बराबर, एक ऊपर वाला बल और एक नीचे वाला बल, तो ये दोनों बराबर हो गए तो ये हवा में कुछ समय के लिए क्या हो गया? स्थिर हो गया। और इसे कहते हैं हवा में स्थिरता। इसी को कहते हैं हॉवरिंग प्रोसेस। इसी को क्या कहते हैं? हॉवरिंग प्रोसेस। जापान ने ये सारा कुछ लगभग 20 से 40 सेकंड के अंदर यहां पर इस प्रोसेस में हो गया था पूरा। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है कि इसको वापस लाना है। वापस लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे वाला जो फोर्स है, यानी कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, वो ज्यादा हो जाना चाहिए और ऊपर का जो थ्रस्ट है वो कम हो जाना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन में थ्रस्ट कर दिया लेस देन WG, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है उससे कम कर दिया। तो अब ये रॉकेट जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन जब ये रॉकेट नीचे की ओर आ रहा है तो बहुत तेज स्पीड से आ सकता है। तो ध्यान रखना है कि थ्रस्ट को बहुत मामूली सा कम करना है गुरुत्वाकर्षण बल से। थ्रस्ट भी लगता रहना चाहिए ऊपर और इधर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच रहा है। बहुत मान्यूट सा डिफरेंस इसमें किया जाता है ताकि कम स्पीड से ये धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। और जैसे ही ये यहां पर आगे बढ़ता जाता है
और जैसे ही ऐसा लगता है कि इसके जो पैर हैं, लेग्स जो हैं वो खुल जाती हैं और ये टच कर जाती हैं पृथ्वी से, तो इसे कहते हैं टच डाउन प्रोसेस। टच डाउन प्रोसेस जैसे ही होगा, इसके इंजन को शट डाउन कर दिया जाएगा, इंजन को बंद कर दिया जाएगा और इस तरीके से यहां पर लैंडिंग हो जाती है। तो जापान ने ये सारा प्रोसेस किया, 10 मीटर की ऊंचाई तक रॉकेट को लेकर गए, लगभग 40 सेकंड का ये पूरा प्रोसेस था और फिर ये वापस लेकर इसको आ गए। समझ गए बात? तो इस तरीके से यहां पर रीयूजेबल रॉकेट जो है वो काम कर रहे हैं और ये इन्होंने सफलता हासिल की है। अब देखिए यहां एक और चीज हम आगे बात करें, समझना कि ये पूरा प्रोसेस हो गया, जापान ने सफलता हासिल कर ली, जापान रीयूजेबल रॉकेट के प्रोटोटाइप टेस्ट वाले जो क्लब है उसमें शामिल हो गया। अब इसकी तुलना किससे की जा रही है? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से की जा रही है, जो कि दुनिया में एक हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा महारत हासिल करने वाला रीयूजेबल रॉकेट है और सबसे हम कह सकते हैं कि इसने कॉस्ट कटिंग जो है वो बहुत ज्यादा की है। तो जापान इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हालांकि भारत भी, आपको गर्व होगा कि भारत इस क्षेत्र में बहुत पहले से काम कर रहा है। 2016 में हमने पहला सफल परीक्षण किया था, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन वो उन परीक्षण में और इस परीक्षण में थोड़ा डिफरेंस है। अब हम जब जापान की बात हो रही है किसके साथ, स्पेस एक्स के साथ, तो थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। देखो, जापान ने अभी जो टेस्ट किया है वो कौन से रॉकेट का किया? आरबीएक्स। और इधर स्पेस एक्स का कौन सा है? फाल्कन 9। अब जापान ने तो मात्र कितना, 10 मीटर की ऊंचाई पर लो ऑल्टीट्यूड वाला जो ये वो है टेस्ट था। लेकिन यहां अगर आप स्पेस एक्स की बात करेंगे तो स्पेस एक्स बाकायदा 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसानी से सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम है। 100 किलोमीटर तक आसानी से ले जाता है और वहां पर सैटेलाइट को छोड़कर वापस से रिकवरी करता है, यानी अपने रॉकेट को ले आता है। ठीक है, यहां पर अगर आप बात करें कि इन्होंने जो हॉवरिंग प्रोसेस किया, 10 मीटर पर इसको स्थिर किया और वापस इसको लेकर आए यहां पर, तो ये एक सामान्य स्पीड से रॉकेट को लाया गया था। लेकिन यहां से ध्यान रखना, ये 100 किलोमीटर की बात हो रही है और जब वापस फाल्कन 9 लौट रहा है तो बाकायदा सुपरसोनिक स्पीड से लौटता है। ध्वनि की जो गति है उससे लगभग 4 से 5 गुना के आसपास गति से वापस पृथ्वी पर लौटता है। तो इतनी हाई स्पीड के साथ रॉकेट को वापस पृथ्वी पर लाना, लैंडिंग कराना बहुत अपने आप में टफ प्रोसेस है, जो यहां पर फाल्कन 9 के लिए स्पेस एक्स ने सफलता हासिल कर ली है। तो अगर दोनों की तुलना करें तो जापान का अभी एक प्राथमिक लेवल का टेस्ट है, प्राथमिक स्तर का टेस्ट है, प्रोटोटाइप टेस्ट है, और फाल्कन 9 जो है, स्पेस एक्स फाल्कन 9 को लेकर इसमें महारत हासिल कर चुका है। अच्छा, यहां दोनों की और कुछ बातें हम करें, ये एक्सपेरिमेंटल टेस्ट बेड है, ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है, यानी इसका उपयोग किया जा रहा है। यहां पर जापान का जो रॉकेट है वो मात्र 7.3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एक छोटे ट्रक के बराबर। ये 70 मीटर ऊंचा है, 20 मंजिला इमारत के बराबर। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया। ये आराम से लो अर्थ ऑर्बिट में या उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर, लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब हो गया 400-500 किलोमीटर तक आराम से पहुंच जाता है। केवल जमीन पर स्थिर पैड पर इसे लैंडिंग कराई जाती है। यहां पर जमीन पर भी और समुद्र में तैरते जो ड्रोन शिप हैं उन पर भी लैंडिंग कराने का प्रयास स्पेस एक्स के द्वारा किया जा रहा है। इंजन की यहां पर संख्या होती है एक, बेसिक हॉवरिंग के लिए। यहां पर जो है फर्स्ट स्टेज में 9 मर्लिन इंजन लगाए जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा रॉकेट है फाल्कन 9। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यह वातावरण रखा जाता है इस रॉकेट के लिए, जबकि यहां पर सुपरसोनिक स्पीड और अत्यधिक वायुमंडलीय दाब और घर्षण पर यह रॉकेट काम करता है। तो ये तकनीक अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी है। अब थोड़ा सा हम नजर डालते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी को विकसित कर चुके हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात चर्चा करें अमेरिका की, तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या नासा ने रीयूजेबल टेक्नोलॉजी या रीयूजेबल रॉकेट विकसित कर लिए हैं, तो इसका जवाब है नहीं। यानी नासा जो है कभी भी अपने रॉकेट को रिकवर करने की तकनीक अभी तक विकसित नहीं कर पाया है। ये तकनीक विकसित की है अमेरिका में किसने? स्पेस एक्स ने और दूसरी प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा। नासा खुद जो है, यानी जो सरकारी एजेंसी है अमेरिका की, उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहां जो तकनीक विकसित की गई है, सबसे पहले चर्चा किसकी करें अमेरिका में? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 जो रॉकेट है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। अच्छा, ये और है, यहां पर ये भी समझे कि रॉकेट के जैसे कि अलग अलग चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे भी हो सकते हैं, जनरली 3 होते हैं। तो इनमें से क्या पूरे रॉकेट को रिकवर किया जाता है?
नहीं, फाल्कन 9 जो है वो इसका जो पहला चरण है सॉलिड बूस्टर वाला, इसी को रिकवर करता है, इसी को रिकवर करता है। बाकी के 2 चरण जो हैं उनको रिकवर करने का जो प्रोसेस है वो फाल्कन 9 जो रॉकेट के लिए रीयूजेबल जो तकनीक है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसे ऐसे समझ लें। दूसरा एक रॉकेट है फाल्कन हैवी के नाम से। इसमें क्या किया जाता है, जो सॉलिड बूस्टर जो अलग दोनों साइड में लगे हुए हैं ये वाले, इन दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में प्राप्त किया जाता है, यानी इनकी रिकवरी की जाती है। एक रॉकेट है स्टारशिप, जो कि इसी का है, स्पेस एक्स का। इसे आप कंप्लीट रीयूजेबल रॉकेट मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो पहला चरण और दूसरा चरण है उन दोनों की ही रिकवरी की जाती है। और बाकायदा स्पेस एक्स ने इसमें महारत हासिल कैसे की है, इसने इसका जो विशाल सुपर हैवी बूस्टर है उसको लॉन्च टावर की एक चॉप स्टिक बनाई है, चॉप स्टिक इसमें बीच में फंसाने के लिए, और उसमें ये आसानी से इसको फंसाकर रिकवर करने की जो सफलता है वो हासिल की है इसमें। फिर अमेरिका की एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन का एक रॉकेट है न्यू शेपर्ड। न्यू शेपर्ड जो है इसमें रीयूजेबल टेक्नोलॉजी लगाई गई है और ये कार्य कर रहा है, ऑपरेशनल फेज में है। और इसका एक भारी रॉकेट है न्यू गैलन, इसको ये अभी डेवलप कर रहे हैं। इसी तरीके से अमेरिका में एक कंपनी है रॉकेट लैब, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करती है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, वो भी इसमें शामिल है। तो ये जो कंपनी है इसका रॉकेट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रॉकेट जो है इसकी रिकवरी की जाती है किसके माध्यम से, पैरासूट के माध्यम से समुद्र में। तो ये भी रीयूजेबल रॉकेट है। एक रॉकेट है जिसका नाम है न्यूट्रॉन, इस पर ये काम कर रहे हैं, तेजी से काम चल रहा है, जो कि रीयूजेबल रॉकेट ही है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना ने जो हाल ही में 2 दिन पहले ही परीक्षण किया है, वो परीक्षण अपने आप में खास है, वो स्पेस एक्स से अलग है। और कह सकते हैं इसे, जो विशेषज्ञ मान रहे हैं वो ये है कि स्पेस एक्स से भी एडवांस है। क्यों एडवांस है वो समझिए। एक्चुअल में चाइना, सॉरी, स्पेस एक्स जो लैंडिंग करा रहा था वो लैंडिंग लेग के माध्यम से करा रहा था। और उस समय क्या होता है, जो रॉकेट का जो वजन है पूरा वो इस पर यानी जो लैंडिंग लेग्स जो होती हैं उस पर पूरा वजन लगता है, पूरा वजन लगता है। तो उससे यहाँ पर जो मशीनरी है वो बहुत हैवी हो जाती है, खर्चीली होती है एक तरीके से। और यहाँ पर हम सुरक्षात्मक दृष्टि से भी बात करें तो वो उसमें भी थोड़ी सी कह सकते हैं चिंताएं होती हैं। लेकिन चाइना ने जो परीक्षण किया है वो नेट एंड हुक टेक्नोलॉजी से किया है। नेट एंड हुक टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जब रॉकेट वापस आ रहा था तो उसको एक नेट में इस तरीके से फंसाया जाता है और उसकी स्पीड को कम करके फिर सतह पर, प्लेटफॉर्म पर उतारा जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि चीन ने जो ऑर्बिटल क्लास बूस्टर बूस्टर था उसको नेट एंड हुक सिस्टम के माध्यम से सफलतापूर्वक पकड़कर ये सफलता हासिल की है। और ये अपने आप में एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है जो यहां पर चीन ने किया है। चीन की कुछ और प्राइवेट कंपनी है जैसे कि लैंड स्पेस, जुहू क्यू के नाम से 3, डीप ब्लू एरोस्पेस, इसने नेबुला फर्स्ट बनाया है, आई स्पेस, ये सब कंपनी जो हैं इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट में लगी हुई हैं, यानी रीयूजेबल रॉकेट बना रही हैं। और अब बात करते हैं भारत की। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा 2016 में अपने रीयूजेबल रॉकेट का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया, यानी 2016 में हमने इसका परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में इसरो ने 2016 में इसका जो एचईएक्स परीक्षण है वो किया था, एचईएक्स परीक्षण। फिर इन्होंने 2024-25 में एक हेलीकॉप्टर से इसको कुछ ऊंचाई से छोड़ा और फिर इसकी रिकवरी की, आरएलवी की। इसका नाम पूरा ध्यान रखना, आरएलवी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, आरएलवी टीडी। इसका तीसरा परीक्षण ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट है जो किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसरो भी इस क्षेत्र में कदम रख चुका है, यानी रीयूजेबल रॉकेट को बनाने की जो तकनीक है वो हम लगातार विकसित कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा एक रॉकेट बन रहा है एनजीएलवी, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसमें भी हम कह रहे हैं कि एक सेमी लेवल की, या कह सकते हैं कि अर्ध स्तर पर रीयूजेबल जो तकनीक है उसको लगाया जाएगा, यानी इसका जो पहला चरण है सॉलिड बूस्टर मोटर वाला, उसकी रिकवरी की जाएगी जैसे फाल्कन 9 की जाती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ईएसए, इसका एक रॉकेट है एरियान 6। एरियान 6 जो है इसको अभी तक तो ये उसी तरीके का रॉकेट है, लेकिन आगे चलकर इसमें कह रहे हैं कि हम रीयूजेबल टेक्नोलॉजी को लगा रहे हैं। एक नया रॉकेट बना रहे हैं जिसका नाम है थेमिस, ऐसा थेमिस। इस रॉकेट में रीयूजेबल टेक्नोलॉजी के साथ में इसको डेवलप किया जा रहा है।
रसिया इस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन रूस के पास में ये तकनीक अभी तक नहीं है। और अमूर एसपीजी नामक एक रॉकेट है जो मीथेन से संचालित होता है, मीथेन ईंधन से, और उसमें ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दुनिया में तमाम जो अंतरिक्ष एजेंसीज हैं, या फिर हम कह सकते हैं गिनी चुनी, वैसे तो जो तमाम हैं उनमें से 5-6 ही हैं जो इस पर काम कर रही हैं। और सफलता की बात करें हम, तो सफलता अभी तक स्पेस एक्स, नासा को नहीं हुई है, स्पेस एक्स और प्राइवेट कंपनी ब्लू ओरिजिन वगैरह इनको हासिल हुई है। चाइना इसमें एक कदम आगे बढ़ चुका है, भारत इसमें पीछे पीछे आगे बढ़ रहा है। हालांकि भारत की तकनीक में अभी बहुत कुछ आगे करना है। और जापान का जो प्रोटोटाइप टेस्ट था ये अपने आप में इसलिए है क्योंकि अमेरिकन जो स्पेस एक्स है और चाइना है, इसके बाद जापान ने ये परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो उम्मीद करता हूं तकनीकी विश्लेषण आप समझ पाए होंगे। फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।